मेरे को समझ में आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज पार्ट 13। आज के लेसन में हम उन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे जो कि गुड्स से रिलेटेड है, जैसे कि ड्राइंग्स इन गुड्स, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है आपका ड्राइंग्स इन गुड्स। ड्राइंग्स इन गुड्स का मतलब है जब भी प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस स्टॉक में से अपने पर्सनल यूज के लिए सामान निकालता है तो हम उसको ड्राइंग्स इन गुड्स कहते हैं। जर्नल एंट्री आपकी हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स जब भी प्रोप्राइटर कैश या कोई भी सामान बिजनेस का यूज करेगा आप उसको ड्राइंग्स में बुक करोगे। टू परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अब यहाँ पर हम परचेज को क्यों क्रेडिट करेंगे, सेल्स को क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी आप स्टॉक परचेज करते हो तो आप परचेजेस में ही डेबिट करते हो, परचेजेस में बुक करते हो। यहाँ पर सेल्स नहीं हुई है, सिंपली हमने अपने पर्सनल यूज के लिए सामान को निकाला है, तो उतने ही अमाउंट से उसकी कॉस्ट वैल्यू से ही हम उस परचेजेस को रिवर्स कर देंगे, मतलब वो हमारा स्टॉक कम हो गया है। सेकेंडली, आप सेल्स इसलिए भी बुक नहीं करोगे क्योंकि सेल्स हुई नहीं है, और सेल्स में एक जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको अगर बुक करोगे आप तो आपकी बुक्स एक नोशनल प्रॉफिट शो करेगी, एक ट्रू पिक्चर नहीं शो करेगी। तो यहाँ पर नरेशन हो जाएगी गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है यहाँ पर, आप हमेशा परचेज अकाउंट को क्रेडिट करोगे, सेल्स अकाउंट को नहीं करोगे। सेकेंडली, कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी, तो आप हमेशा ऐसे ट्रांजेक्शन्स में स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे बुक करोगे, सेलिंग प्राइस पे नहीं। एग्जाम्पल देखो, प्रोप्राइटर withdrew for his personal use cash rupees 20,000 and goods worth rupees 10,000। यहाँ पर प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपए कैश और बिजनेस से स्टॉक का विड्रॉ किया है 10,000 का। तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 30,000। चाहे प्रोप्राइटर कैश विड्रॉ करे या गुड्स का विड्रॉ करे, आपको उसकी वैल्यू क्लब करके ड्राइंग्स में ही दिखानी है। तो यहाँ पर 20 + 10 हो जाएगा 30,000। टू परचेजेस अकाउंट, जितना स्टॉक निकाला है उस स्टॉक को आप रिवर्स करोगे परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करके। टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है, निकल रहा है, टू कैश अकाउंट 20,000 क्रेडिट हो जाएगा और नरेशन में लिखोगे कैश एंड गुड्स टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है आपका गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। कई बार आप अपने बिजनेस में किसी चैरिटी पर्पस के लिए भी स्टॉक में से सामान दे देते हैं। वो खर्चा होता है बिजनेस का एज चैरिटी एक्सपेंसेस। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्टेशनरी का ट्रेडिंग का बिजनेस है, उसने एक ऑर्फनेज में जाकर बच्चों को स्टेशनरी आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो एक तरह से उसका चैरिटी हो गया, तो हम इसको एज ए चैरिटी एक्सपेंस बुक करेंगे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगी चैरिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ पर भी हम परचेजेस को ही क्रेडिट करेंगे, सेल्स को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर स्टॉक रिड्यूस हो रहा है। स्टॉक रिड्यूस करने का शो करने के लिए हमको परचेजेस को ही क्रेडिट करना होगा, सेल्स को नहीं। नरेशन लिखोगे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। यहाँ पर भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखोगे कि यहाँ पर सेल्स नहीं परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा और कॉस्ट प्राइस पे बुक होगा, सेलिंग प्राइस पर नहीं होगा। एग्जाम्पल, गुड्स फॉर रुपीज 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, इट्स सेलिंग प्राइस इज रुपीज 60,000। यहाँ पर देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट प्राइस भी और सेलिंग प्राइस भी, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है किस पे बुक करना है, कॉस्ट प्राइस पे। तो आपकी चैरिटी एक्सपेंसेस का है तो चैरिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 टू परचेजेस अकाउंट करोगे आप 50,000 से, कॉस्ट प्राइस से, और नरेशन लिखोगे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। नेक्स्ट है आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कई बार आप अपने बिजनेस में एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करते हो, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हो और
उसको आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने बायर्स को? तो जब वो पोटेंशियल बायर्स आपके जो मेन बायर्स हैं, जब आपसे सामान खरीदते हैं, तो आप उनको अपने नए ब्रांड और नए प्रोडक्ट का सैंपल सेंड करते हो, ताकि उसका एडवर्टाइजमेंट हो सके, लोगों को पता चल सके कि आप इसमें भी डील करते हो, ये भी एक नया प्रोडक्ट आप बना रहे हो। तो उस एक्सपेंस को आप क्या कहोगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो कि फ्री सैंपल्स के लिए दिए गए हैं आपके बिजनेस स्टॉक से, और वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। और जर्नल एंट्री, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ पर भी हम परचेज को ही क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने अपने स्टॉक में से ही उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेल्स नहीं की है, इसमें हमारा प्रॉफिट नहीं मार्जिन इंक्लूड है, तो इसलिए हम परचेज को ही रिवर्स करेंगे, परचेज क्रेडिट करके। और आप नरेशन लिखोगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है, याद रखना आपको, कि परचेज को करना है, सेल्स को नहीं करना क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस पे बुक करना है, सेलिंग प्राइस पे बुक नहीं करना। क्वेश्चन में देख करके कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। नेक्स्ट आपका ये एग्जांपल है, गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। वेरी सिंपल, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्री सैंपल में आपने 25,000 का सामान, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25,000 से, टू परचेजेस अकाउंट 25,000, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। अब आता है लास्ट टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझने के लिए, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। यहाँ पर दो तरह से आपको लॉस हो सकता है बिजनेस में, कई बार अनप्रिडिक्टेबल इंसिडेंट्स की वजह से, कोई थेफ्ट हो गई है या फायर हो गया है, तो उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है। तो अगर लॉस बाय थेफ्ट है, तो आप क्या करोगे? एंट्री लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ पर भी आप परचेजेस को ही क्रेडिट करोगे, नॉशनल प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करके। और नरेशन में लिखोगे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अगर आपके गुड्स फायर की वजह से लॉस हो रहा है, तो आपको लिखना है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, एंड गुड्स लॉस्ट बाय फायर आपकी नरेशन हो जाएगी। ये तो जब आपको नुकसान हुआ तब आपने ये जर्नल एंट्री बनाई कॉस्ट पर, कॉस्ट प्राइस, जिस कॉस्ट, जो कॉस्ट आपको, जो लागत पड़ी थी उस स्टॉक की, वो उस अमाउंट से आपने बुक कर दिया। कई बार आप अपने बिजनेस में एक इंश्योरेंस की कराते हो अपने स्टॉक का, ताकि आपको कभी नुकसान हो तो आपको इसकी भरपाई मिल सके इंश्योरेंस कंपनी से। उस केस में आप क्या करोगे? यहाँ पर भी आप परचेज को ही क्रेडिट करोगे, सेल्स को नहीं, और कॉस्ट प्राइस पे करोगे, सेलिंग प्राइस पे नहीं। तो अब यहाँ पर दो केस आते हैं। अगर आपने गुड्स को इंश्योर कराया है, इंश्योर कराया है मतलब इंश्योरेंस आपने अपने बिजनेस स्टॉक की कराई है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उस केस में आप वहां पर जब क्लेम लॉन्च करते हो कि हाँ मेरे को नुकसान हो गया, अब आप उसको इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डालोगे कि मुझे इतने का नुकसान हुआ है, मेरे को इसका मिलना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उस केस में आप क्या एंट्री करोगे? लॉस बाय थेफ्ट है तो आप करोगे इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट का इंश्योरेंस आपने क्लेम किया है, ये आप नरेशन में लिखोगे। अगर आपको लॉस बाय फायर है, तो उस केस में आप लिखोगे इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, और नरेशन में लिखोगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्लेम लॉस्ट। अब यहाँ पर आपने क्लेम लॉन्च किया, ये एंट्री बन गई, यहां तक आप पहुंच गए। अब आपने जब क्लेम लॉन्च किया, तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी उस इंसिडेंट को चेक किया, फाइनलाइज किया। तो कई बार होता है वो आपको पूरा का पूरा क्लेम मिल जाता है और कई बार नहीं मिलता। तो उस केस में दो केसेस हो गए आपको। जब क्लेम रिसीव होता है, तो या तो फुल क्लेम रिसीव हो रहा है या पार्शियल क्लेम एक्सेप्ट और रिसीव हो रहा है आपको। तो फुल क्लेम जब रिसीव हो गया, तो सीधा सीधा आपने क्या किया? बैंक अकाउंट को डेबिट कर दोगे, जो अमाउंट मिल गई, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। सिंपली है, आपने लॉस बाय लॉस जो हुआ था पहले उसको डेबिट किया था, उस
खर्चे को आपने फिर किसको ट्रांसफर कर दिया, आपने जब क्लेम किया तो उसको ट्रांसफर किया, तो डेबिट उसको कर दिया। अब जब वो खर्चा आपको मिल गया है, उसका बेनिफिट मिल गया है तो बैंक से, तो उस अकाउंट को आप रिवर्स कर दोगे, क्लोज कर दोगे, फाइनल कर दोगे, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट करके क्रेडिट करोगे। और आप फाइनल में नरेशन लिखोगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ये तो हो गया फुल क्लेम रिसीव की। अगर आपको पार्शियल क्लेम मिलता है, तब आप करोगे एंट्री कितना पैसा आपको मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। और जो नहीं मिल रहा, मान लीजिए आपको 40,000 मिलने चाहिए थे, उसमें से 30,000 मिले हैं, तो 30,000 आप बैंक में लिखोगे, और जो 10,000 है वो आप अपना नुकसान बुक करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके। और एंड में ये अकाउंट क्लोज करोगे आप टू इंश्योरेंस कंपनी या टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, जो भी आपने नाम से अकाउंट को खोला है। और आप नरेशन लिखोगे, इंश्योरेंस क्लेम पार्शली एडमिटेड एंड रिसीव्ड। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा क्लियर हुआ है। अभी हम इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ भी समझते हैं। Goods worth rupees 50,000 and cash rupees 20,000 were stolen by an employee. यहाँ पर एक थेफ्ट हुई है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर गुड्स और कैश दोनों की चोरी हो गई है, तो क्या एंट्री बनाओगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट 70,000, चाहे वो गुड्स है या कैश है, थेफ्ट है, दोनों को आप क्लब करके पूरे अमाउंट से 70,000 से ही दिखाओगे। अब टू परचेजेस, जो स्टॉक से रिलेटेड है, उतना अमाउंट 50,000 का परचेजेस अकाउंट में रिवर्स करोगे, और जो कैश में लॉस हुआ है वो कैश को ही रिवर्स करोगे टू कैश अकाउंट 20,000 दिखाओगे। और नरेशन में लिखोगे, गुड्स एंड कैश स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। यहाँ पर कोई अभी इंश्योरेंस क्लेम के बारे में बात नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर आगे फर्दर इसमें कोई एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। अब यहाँ पर आपकी 3 एंट्री बनेगी। मैंने आपको बताया था, जब लॉस हो रहा है तब आप क्या एंट्री करोगे, एट द टाइम ऑफ लॉस आप करोगे पहले, तो क्या एंट्री बन जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू परचेजेस अकाउंट 1 लाख। जितने अमाउंट का आपको लॉस हुआ है पूरा का पूरा आप बुक करोगे, और नरेशन में लिखोगे, गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब सेकंड इसके बाद जो स्टेप आएगा कि आपने इंश्योरेंस कंपनी में अब क्लेम डाला कि मेरे को ये लॉस हुआ है, तो अब एट द टाइम ऑफ क्लेम लॉज आप एंट्री बनाओगे। अब आपने अपने उस खर्चे को, उस नुकसान को किसके ऊपर डाल दिया, इंश्योरेंस कंपनी पे, तो उसको हमने ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट नाम से खोल के, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 1 लाख, और टू लॉस बाय फायर अकाउंट 1 लाख। यहाँ पर लॉस बाय फायर अकाउंट क्लियर हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि हमने उस खर्चे को अब हमने एक नए नाम से डाल दिया, क्योंकि इंश्योरेंस में डाल रहे हैं हम इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। और अब नरेशन लिखोगे, इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट। अब ये जो आपका नए खर्चे के नाम से आया है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, अब आपको ये क्या मिला, पार्शियल मिल रहा है, 60% मिल रहा है। 1 लाख में से मतलब 60,000 मिल रहा है आपको, तो जो मिल गया है बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 कर दोगे। बाकी जो नहीं मिल रहा 40,000, वो तो नुकसान हो गया ना, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करके खत्म कर दोगे 40,000 से। और जो अब आपका नया खर्चे का नाम क्या हो गया था, यस, टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट 1 लाख, तो यहाँ पर हमने टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को क्रेडिट किया, तो वो अकाउंट भी खत्म हो गया, और ये ट्रांजैक्शन आपकी क्लियर हो गई कि बैंक में जो पैसा आना था आ गया, जो उससे नुकसान बुक होना था वो भी हमने बुक कर दिया, और ये अकाउंट खत्म हो गया। और आपने एंड में लिखी नरेशन, इंश्योरेंस क्लेम पार्शियली एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड। एक और एग्जांपल देखो, goods costing rupees 50,000 were damaged in transit. A claim lodged on railway authorities received a check of rupees 40,000 in full settlement of claim. कई बार आप सामान अपना भेजते हो या मंगाते हो रेलवेज के थ्रू, ट्रांजिट में, रास्ते में सामान का नुकसान हो जाता है, तो अब वहां पर आप क्या करोगे,
रेलवे अथॉरिटीज उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेती है और हम वहां पर क्लेम बुक करते हैं और वहां से कई बार मिलता है और कई बार नहीं मिलता है, या जो मिलता है हम उसको किस तरीके से बुक करेंगे वो देखते हैं। जब आपका लॉस हुआ, एट द टाइम ऑफ लॉस, उस टाइम आप क्या बुक करोगे? लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, डेबिट 50,000 टू परचेजेस अकाउंट। मैंने आपको बताया कि उसी स्टॉक का अमाउंट को रिवर्स करने के लिए हम परचेजेस अकाउंट को ही रिवर्स करने के लिए परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। और अब नरेशन में लिखो गुड्स वर्थ ₹50,000 डैमेज्ड इन ट्रांजिट। यहाँ पर आपने लॉस बुक कर दिया। अब आपने जब ये लॉस को अथॉरिटीज, रेलवे अथॉरिटीज के पास क्लेम डाला, तो मतलब आपने इस खर्चे को अब नया नाम क्या दे दिया? रेलवे क्लेम अकाउंट। यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं है, रेलवे अथॉरिटीज अलग है, तो यहाँ पर हमने क्या नाम दिया? रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट 50,000 क्लेम लॉन्च करते हुए टू लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट 50,000। लॉस इन ट्रांजिट अब आपके यहाँ पर पिक्चर में से खत्म हो गया, वो अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होकर खत्म हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा वहां पर। और आप नरेशन में लिखोगे रेलवे क्लेम लॉस्ट। अब आपका नया खर्चे का नाम हो गया रेलवे क्लेम। अब उसमें से अब क्या, अब आप इसको देखोगे क्या हो रहा है। आपको मिल रहा है सिर्फ 40,000, पार्शियल अमाउंट मिल रही है। तो जो मिल रहा है आप उसको बैंक अकाउंट डेबिट करके 40,000 से बुक करोगे। बाकी जो खर्चा हो गया, आपको नुकसान हो गया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके बुक करोगे 10,000 से। अब वो जो खर्चे का नाम था, जिस अकाउंट से रिलेटेड हमें पैसा आना था, उस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे टू रेलवे क्लेम अकाउंट 50,000। ये अकाउंट यहाँ पर क्लियर हो गया, खत्म हो गया। जितने से डेबिट हुआ था उतने से ही क्रेडिट हो गया। जितना हमको मिलना था हमने वो बुक किया, और जो नुकसान होना था वो हमने बुक कर दिया है। यहाँ पर ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है, रेलवे क्लेम पार्शियली एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड। ये नरेशन हो गई। आई होप यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए। जो भी अगर आपको डाउट है, कोई जर्नल एंट्री में आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। तो अब है बारी क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि लास्ट वीडियो का था। लास्ट वीडियो नंबर 12 का आंसर है ये। इसमें आपको मुझे बताना था कि शोकेस बनवाया है आपने डिस्प्ले मोबाइल्स करने के लिए 7,800 में, तो उसको आपने किस अकाउंट में डेबिट करोगे? ये आपकी एसेट में एडिशन हो रहा है, उसमें एक एडिशन कर रहे हो आप, शोकेस बनवा रहे हो अलमीरा में, तो इसीलिए वो अकाउंट फर्नीचर अकाउंट में बुक होता है। अलमीरा या शोकेस अलग नाम से अकाउंट नहीं होता। जो भी हमारे बिजनेस में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स होते हैं, उसका एक ही अकाउंट होता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट। तो आंसर हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट। अब है बारी आज के वीडियो के क्वेश्चन की। आपको मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 6,600 टू सेल्स अकाउंट 6,600, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। आपको मुझे बताना है इस जर्नल एंट्री में क्या रॉन्ग है। क्या इस जर्नल एंट्री में कोई मिस्टेक है? मिस्टेक है तो वो क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो आज का लेसन यहीं पर एंड करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम सीखते रहें, समझते रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जल्दी जल्दी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब मैं बाय बाय कहती हूँ आपको, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।